नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इतिहास का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। अब जैसा कि हमें पता है कि पहला जो पार्ट था हमारा वो हड़प्पा सभ्यता था, जिसमें हमने 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के एक लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के बहुत सारे अलग अलग भाग थे, जिसमें कई कई प्रकार के अलग अलग डेवलपमेंट हुए थे, यानी विकास हुए थे। ये वही काल है जब सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं या जो उप नदियां हैं, उनके किनारे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने ऋग्वेद को लिखना शुरू कर दिया। और उत्तर भारत में कौन कौन से, जैसे हमारा हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, और दक्कन पठार यानी कि आपका मुंबई वाला जो क्षेत्र है, और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक वगैरह, इन सारे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में किसानों की बस्तियां भी अस्तित्व में आने लग गई थी। कब? इसी वाले काल में, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में। और साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं, जहाँ पर चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान, यानी कि आपकी पहली शताब्दी के दौरान जो मध्य और जो दक्षिण भारत था, उसमें हमें ये भी मिला है कि जो शव थे उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ नए तरीके सामने आए, जिनमें बहुत बड़े 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 पाषाण यानी कि पत्थर के नाम से प्रसिद्ध पत्थर के बहुत बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कब? इसी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। कई स्थानों पर ये भी चीज़ें पाई गई हैं कि शवों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के लोहे से बनाकर जो उपकरण होते थे, उनको भी, हथियारों को भी दफनाया गया था लोगों के साथ साथ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने पेपर में, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की में क्या क्या विशेषताएं हैं या उसके क्या क्या परिवर्तन आए थे, उस बारे में लिखिए, तो आप ये पॉइंट्स आपके बहुत सारे यहाँ से 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसी में आपके कवर हो जाएंगे। अब आगे जैसे बताया गया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से बहुत सारे नए नए परिवर्तनों के बहुत प्रूफ मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुखर यानी कि मेन जो दिखाई देता है परिवर्तन, ये दिखाई देता है कि नए नए राज्यों यानी बहुत सारे राज्यों की शुरुआत हो गई थी, साम्राज्य बनने लग गए थे, रजवाड़ों का विकास हो गया था। ऐसी ऐसी इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य बदलाव और भी छुपे हुए थे। इनका पता हमें कैसे पता चलता है कि कैसे राज्य उभरा होगा, कैसे साम्राज्य उभरा होगा? तो इनका पता हमें कृषि के उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। यानी कि कृषि जो थी, उसकी जो खेती की जो उपज होती थी, उसको कैसे संगठित, लोगों ने कैसे संगठन बनाकर कैसे खेती करी होगी, कैसे फसल को उगाया होगा, क्या तरीके अपनाए होंगे, इन सब के साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप में क्या हुआ था, नए नगरों का उदय हुआ था। क्योंकि आपको जैसा पता है कि कृषि जो होती है वो हमारे भारत देश की नींव है। अब कृषि से क्या होता है, फसल उगती है, फसल से व्यापार होता है, व्यापार से नए नए नगर उभरते हैं। तो इसका मेन कारण कृषि से इसकी शुरुआत होती है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए कि ये विकास कैसे हुआ होगा, इसका आकलन करने के लिए ज़्यादातर इतिहासकार किन किन प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? तो अभिलेखों के माध्यम से। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख कोई भी एक ठोस पदार्थ जो होता है, उसके ऊपर जो खुरच के लिखा जाता है, उसे कहते हैं अभिलेख। तो अभिलेख हो गए, ग्रंथ हो गए, सिक्के हो गए, चित्र हो गए, ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे स्रोत हैं, यानी ऐसा जरिया है जिसको स्टडी करते हैं हम लोग, वो इतिहासकार, और फिर उनसे हमें इस इतिहास के बारे में हमें वो जानकारी देते हैं। तो आपको ये फील हो जाएगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। यानी इन स्रोतों से चाहे कितना भी सोचे कि हमें पूरे डेवलपमेंट की कहानी मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, कुछ चीज़ें मिल पाएंगी, क्योंकि हर चीज़ पूरे प्रूफ एकदम से नहीं मिल पाते हैं। थोड़ी बहुत जो बचे खुचे रह गए थे, उनसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है। तो अब हम चैप्टर के बिल्कुल टॉपिक्स से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, ये वीडियो ज़रूर लॉन्ग हो सकता है, पर
प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ चीज़ों को। टॉपिक का नाम है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारत के अभिलेख विज्ञान में एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई कब? 1830 के दशक में, जब ईस्ट इंडिया के कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया, यानी कि मीनिंग निकाल लिया। लिपियाँ क्या होती हैं? लिखने का तरीका। तो ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी के लिखने का जो तरीका था, इसे जो कोई अभी समझ नहीं पाया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने इन लिपियों का अर्थ निकाल लिया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक, सबसे शुरुआती अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था, ये ब्राह्मी और खरोष्टी की लिपियों का प्रयोग। प्रिंसेप को पता चला, अब जो प्रिंसेप जिन्होंने इसकी खोज करी थी, उनको ये पता चला कि ज़्यादातर जो भी अभिलेख हैं या जो भी सिक्के हैं, उन पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। उन पर मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मनोहर मुखाकृति किसके लिए प्रयोग किया जाता था, कौन से राजा के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता था? तो वो थे अशोक, उनके लिए इस नाम का, इस उपाधि का प्रयोग किया जाता था। तो कुछ अभिलेखों पर तो राजा का नाम अशोक भी लिखा है, और बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार अशोक जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस राजाओं में से एक थे। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में पाया गया है कि बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि सबसे फेमस राजाओं में से जो राजा थे वो कौन थे? अशोक थे। इस सोच से हमें भारत के आरंभिक राजनीतिक में कैसा इतिहास रहा था राजनीति का, उन सब के बारे में बहुत सारी नई सूचनाएं मिलती हैं। और भारतीय जो यूरोप के विद्वान हैं, उन्होंने उपमहाद्वीप पर कैसे कैसे शासन किया, कैसे उनकी वंशावली चली, कैसे उनकी पुनर्रचना हुई, इन सब की हमें जानकारी इन ग्रंथों, इन अभिलेखों से मिल पाती है। इसके अलावा इस टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। ये आपका 16 महाजनपद वाला जो टॉपिक है, ये आप इस टॉपिक को अपने किसी आंसर में, जब आपसे मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछेंगे या कोई और ऐसी महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसमें ऐड कर सकते हो। तो प्रारंभिक राज्य में जो पहला इसका पॉइंट है वो है 16 महाजनपद। तो भारत इतिहास जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक बहुत ही परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। तो ये क्यों माना जाता है, इसका आंसर आपको इसी में ही मिल जाएगा कि इस काल को इसलिए परिवर्तनकारी माना जाता है क्योंकि इसी टाइम पर आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। जबकि आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ पे लोहे का नाम और निशान नहीं था, पर ये वो टाइम था जब लोहे का बहुत यूज़ होने लग गया। सिक्कों के विकास के साथ भी जोड़ा जाता है कि इसी टाइम पर सिक्कों का भी विकास हुआ था। इसी काल में आपके बौद्ध, जैन और अलग अलग जो फिलोसफर हैं, जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भी आए थे। मतलब बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, वो सब लोग भी, सारे विचारधारा के लोग भी इसी टाइम पर उनका भी विकास हुआ था। तो बौद्ध और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं, उनमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है कि मतलब 16 महाजनपद थे। पर महाजनपदों की नाम की जो सूची है वो इन ग्रंथों में एक जैसी नहीं है। क्यों? लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो हर में मिल जाते हैं, जैसे वजी हो गया, मगध हो गया, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये नाम प्राय मिलते हैं। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ साफ हो जाती है कि ये महाजनपद जो सब में मिलते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट महाजनपदों में उनका नाम गिना जाता होगा, इसीलिए उनके नाम हर एक ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। जो मैंने अभी आपको नाम बोले हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं। तो अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से भी आपका ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि गढ़ और संघ के नाम से भी कुछ प्रसिद्ध राज्य थे। तो ऐसे बता सकते हो कोई नाम जहाँ पे गढ़ और संघ के नाम से जो
प्रसिद्ध राज्य थे, ऐसा कौन सा राज्य था? तो कई लोगों के, जहाँ पर गढ़ और संघ वो वाले राज्य होते थे जहाँ पर एक लोग शासन नहीं करता था, पूरे लोगों का समूह शासन करता था, और इस समूह का हर एक व्यक्ति जो होता था वो राजा ही कहलाता था। ऐसे जैसे भगवान महावीर हो गए और भगवान बुद्ध हो गए, वो गढ़ों से ही संबंधित थे, यानी वो गढ़ों वाले में ही राजा बनते थे। तो ऐसा राज्य जो था वो था वजी। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा जो थे वो गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे, यानी कि जितने भी आर्थिक स्रोत, पैसों से रिलेटेड जो भी पैसा कमाने का जो जरिया, उन पर सारा जो कंट्रोल होता था वो किसी एक का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का कंट्रोल होता था। पर कुछ ऐसे स्रोत हैं उनकी कमियां रह गई है, जिसकी वजह से इन पूरे राज्यों की हमें पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई है। और मतलब जो कि ऐसे कई राज्य थे जो लगभग 1000 साल तक बने रहे थे, पर हमें पूरी डिटेल में उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महाजनपद, हर एक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और उनकी जो सेना होती थी, वो जो सेनाएं होती थी और जो नौकरशाही थे, उनके लिए भी भारी आर्थिक स्रोत की बहुत ज़रूरत होती थी। भाई जो सुरक्षा करेंगे किलेबंदी की, जो सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, उनके लिए भी खर्चा लगता था, उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए, उनको रखने के लिए उनको वेतन वगैरह दिया जाता था, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा पैसा, ये सब चीज़ें लगती थी। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की भी रचना करना शुरू कर दी। इनमें शासक सहित अन्य के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया, यानी जो राजा थे, राजा के लिए तो यानी कि मतलब आम लोगों के लिए तो निर्धारण था ही था, और राजा के लिए भी और बहुत सारे अदर लोगों के लिए भी कुछ रूल बनाए गए थे। किसमें? ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ में। किनके लिए? राजा के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कुछ रूल, नियम बनाए थे। वो नियम क्या थे वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ जानते हैं। जैसे शासकों का काम क्या होता था, किसानों और व्यापारियों, शिल्पकारों से कर, यानी चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिल्पकार हो, सबसे कर और भेंट वसूलना, ये उसका काम माना जाता था। किसका काम है? राजा का। क्या वनवासी और चारवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? ये मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वहाँ के वनवासी और जो चरवाहे होते थे उनसे भी कर वसूला जाता था क्या? तो हमें इतना तो मतलब ये कह रहे हैं जिन्होंने बुक राइट करी है, वो बोलिए इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक जो वैध उपाय, यानी लीगल जो उपाय माना जाता था कि जिसके जरिए जो शासक था वो धन जुटाता था, वो ये था कि वो अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि अगर कोई किसी पे हमला कर देता है तो गलत है, पर नहीं, उस टाइम पर ये माना जाता था कि अगर एक राजा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करके और वहाँ से धन इकट्ठा कर रहा है तो ये जो उपाय है वो लीगल उपाय है, यानी कि वैध उपाय है। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी सेनाएं भी बना ली और नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया अपना पूरा का पूरा। और बाकी जो राज्य थे वो अभी भी अपनी हेल्पर यानी कि अपनी सहायक सेना पर निर्भर थे। वो सहायक सेना कौन सी होती थी? उन्हीं किसानों में से उठाकर उनको सेना में भर्ती कर लेते थे। तो वही कृषक वर्ग से चुने हुए लोग, तो जो लोग होते थे वही सहायक सेना में क्या कर लिए जाते थे? शामिल कर लिए जाते थे। तो ये आपका मैंने एक पॉइंट ख़त्म करवा दिया, जिसका नाम आपका क्या था? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता था वो था मगध। अब आप लोग बोलोगे कि मगध ही क्यों आता था, कुछ तो ऐसी खास बात होगी ना जो मगध आता था। हाँ, तो कुछ तो उसमें खास बात थी। आप चलो जान लेते हैं कि क्या खास बात थी जिसकी वजह से मगध का ही नाम आता था। तो जो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जिसे आज का आधुनिक बिहार है मगध, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो इसके कई कारण बताते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट, इतना पावरफुल बन गया था। क्योंकि पहला एक यह कारण है कि मगध क्षेत्र में जो खेती की उपज थी वो ख़ास तौर पर बहुत अच्छी थी, यानी कि वहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ थी।
क्योंकि वहाँ नदी का किनारा था तो उसकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ थी, मतलब हर फसल जो थी बड़ी अच्छी हो जाती थी वहाँ पर। तो पहला तो ये कारण था। दूसरा ये था कि यहाँ पर लोहे की खदानें थी और वो भी आसानी से उपलब्ध थी लोहे की खदानें, जिससे क्या होता था, तुम्हारे हथियार बनाना बहुत आसान हो जाता था। और तीसरा कारण, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन यानी कि आना जाना सस्ता और सुलभ पड़ता था, तो व्यापार बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन अब ये सारे तो कारण कुछ आधुनिक इतिहासकार बताते हैं, लेकिन जो आरंभिक यानी कि शुरुआत में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि मगध इसलिए इम्पॉर्टेंट था, उसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो शासक, अलग अलग जो राजा थे, वो इतनी अच्छी नीतियाँ बनाते थे कि जिसकी वजह से मगध इतना फेमस था। तो वो बताते हैं कि उनकी नीतियाँ अच्छी थी राजाओं की। तो वो जो लेखक हैं बौद्ध और जैन के, उनके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ये ऐसे प्रसिद्ध राजा थे जो अत्यंत महत्वाकांक्षी ये शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ को क्या करते थे, लागू करते थे। तो प्रारंभ में तो मतलब शुरुआत में तो जो राजगाह था वो आधुनिक बिहार के राजगीर का ही प्राकृत में नाम था। प्राकृत क्या होता है? प्राकृत भाषा वो होती है जो आम जनता की भाषा होती है, जिसे आम जनता समझ सकती है, आम लोगों के बोलचाल की भाषा। तो राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगाह, तो जो कि मगध की राजधानी थी। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टेड बात है कि इस शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर, और पहाड़ियों के बीच ये बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया और जिसे अब हम पटना कहा जाता है, हम पटना कहते हैं उसे, जिसकी गंगा के रास्ते क्या होता है, आने जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट ही अवस्थिति में है।